मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। साल 1986 में मिजोरम समझौता हुआ। ये समझौता भले ही आपको सिंपल लगे, लेकिन इसे पूरा करने के पीछे की कहानी बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है। इस समझौते से पहले 20 साल तक मिजोरम में ऐसा विद्रोह चला कि भारत सरकार ने अपने ही नागरिकों के खिलाफ वायुसेना से हमला करवाया। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, बताएंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कोमल और हाजिर हूं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइड लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियों के साथ। आज बात होगी साल 1986 की। मिजोरम भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी सीमाएं पूर्व और दक्षिण से म्यांमार, पश्चिम में बांग्लादेश, उत्तर में मणिपुर, असम और त्रिपुरा के राज्यों से घिरा है। आजादी के बाद मिजोरम असम राज्य का एक हिस्सा था, लेकिन भारत सरकार और मिजो विद्रोहियों के बीच 30 जून 1986 को एक समझौता हुआ, जिसके बाद मिजोरम को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला। ये समझौता कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। समझौते से पहले 20 साल तक मिजो विद्रोह मिजोरम वासियों के लिए त्रासदी, शासकों के लिए सिरदर्द और भारत के दामन पर दाग बना रहा था। साल 1957 तक सब ठीक था। तब मिजोरम लुशाई हिल्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन साल 1958 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1958 से 1960 के बीच का वक्त था। लुशाई हिल्स बुरे संकट में था। ये संकट कुछ प्राकृतिक थे तो कुछ मानव निर्मित। प्राकृतिक संकट की शुरुआत उस वक्त होती है जब बांस की झाड़ियों से फूल निकलने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मासूम और खूबसूरत से दिखने वाले फूल आखिर कोई मुसीबत कैसे खड़ी कर सकते हैं। दरअसल ज्यादा बारिश और पहाड़ी इलाके वाले मिजोरम में मुश्किल से सिर्फ एक ही मौसम की खेती हो पाती है, और इसमें भी फसलों की पैदावार उत्तर भारत की तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए यहाँ रहने वाले लोग अपने पुराने अनाजों को बड़े जतन से संभाल कर रखते हैं ताकि पूरे साल का काम आसानी से चल जाए। लेकिन लगभग 50 साल बाद निकलने वाले बांस के फूलों के आते ही पूरे इलाके में चूहों का राज हो जाता है। बांस के फूल ना सिर्फ चूहों का पसंदीदा भोजन होता है, बल्कि इसे खाने से उनकी प्रजनन क्षमता बहुत तेजी से बढ़ जाती है। इन सब के दौरान देखते देखते ही थोड़े से वक्त में चूहों की एक लंबी फौज खड़ी हो जाती है। बांस के फूलों के खत्म होते ही चूहे धीरे धीरे गांव और खेतों में लगी फसलों पर धावा बोल देते हैं, जिससे दुनिया भर में बांस के जंगलों के लिए मशहूर उत्तर पूर्वी क्षेत्र मिजोरम में मौसम यानी अकाल जैसी समस्या खड़ी हो जाती है। साल 1958 से 1960 के दौरान भी यही हुआ था। पहले बांसों में फूल आए और फिर फूलों के जाते ही आया अकाल। मिजोरम के जिन जिन इलाकों में मौसम आया, वहां खाने तक के लाले पड़ गए। भूख से बेहाल लोगों की मौतें होने लगी। तत्कालीन राज्य की असम सरकार से लोगों ने आर्थिक मदद की गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को बेबुनियाद बताते हुए अस्वीकार कर दिया और एक स्कीम लागू किया, जिसके तहत एक चूहे को पकड़ने के 40 पैसे मिलते थे। लेकिन इसका कोई फायदा लोगों को नहीं मिला। धीरे धीरे हालात बद से बदतर होते चले गए। मिजोरम की जनता के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। या तो वो भूख से मर जाते या फिर सरकार की मदद का इंतजार करते। सरकार से कोई मदद ना मिलता देख स्थानीय लोग अब विद्रोह पर उतारू हो गए। लुशाई की पहाड़ियों में विद्रोह के बीज पनपने लगे। मिजोरम के लोगों को मरता देख आखिरकार एक वक्त बाद लोगों ने सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए। मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट नाम के संगठन ने इस पूरे विद्रोह की अगुवाई की, जो कि बाद में चलकर मिजोरम की राजनीतिक पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट के रूप में सामने आई। मिजोरम के विद्रोह में शामिल प्राकृतिक कारण को आपने जान लिया। आइए अब थोड़ा सा जिक्र मानव निर्मित कारण का भी कर लेते हैं। दरअसल मिजोरम में पहले अकाल के दौरान ही असम में एक और विवाद चल रहा था। ये विवाद असम में शामिल कुछ सांस्कृतिक और भाषाई रूप से अलग पहचान रखने वाले इलाकों का था, और इन इलाकों में उत्तर पूर्वी मिजोरम भी शामिल था। 1960 में पूरे राज्य में असमी भाषा विधेयक को लागू करने की मांग हो रही थी। इस विधेयक का मतलब था कि उस समय के असम में शामिल सभी इलाकों में असमी भाषा को राजभाषा बना दिया जाए और इस भाषा के बिना सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती।
इसे गैर असमी समुदाय के लोग बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। बांस के फूलों से शुरू हुई लड़ाई को इस विधेयक ने और भी ज्यादा मजबूती दे दी। इस विधेयक के आने के बाद असम रेजिमेंट ने अपनी 2nd बटालियन को बर्खास्त कर दिया। इस बटालियन में अधिकतर मिजो वासी थे, जिनकी नौकरी इस फैसले के कारण चली गई। ये फौज से निकलकर वापस मिजोरम पहुंचे और मिजो फ्रंट से जुड़ गए। इन्हीं लोगों ने मिजो नेशनल आर्मी का गठन किया। मिजो फ्रंट में अब स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया, जिससे ये विद्रोह न सिर्फ उग्र हुआ बल्कि धीरे धीरे आतंकवाद का रूप धारण करने लगा। 1960 के दशक में मिजो फ्रंट ने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से भी भारत के खिलाफ मदद मांगी, जिसमें पाकिस्तान ने पैसा और गोला बारूद के साथ साथ इसे चलाने का भी इस संगठन के लोगों को प्रशिक्षण दिया। सीमा पर होने के चलते मिजो फ्रंट को बांग्लादेश, जो कि तब का पूर्वी पाकिस्तान था, वहां से हथियारों की सप्लाई होने लगी। चीन भी MNF का समर्थन कर रहा था। छोटी मोटी हिंसा की घटनाओं की शुरुआत यहीं से होती गई। मिजोरम में जब ये सब कुछ चल रहा था तो उस दौरान भारत अपने 2 पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान और चीन के साथ युद्धों में उलझा हुआ था, जिसके कारण उसका ध्यान इस ओर गया ही नहीं। शुरुआती वक्त में भारत सरकार की ओर से कोई विशेष कार्रवाई नहीं होने के कारण मिजो फ्रंट ने जल्दी ही हिंसक रूप ले लिया। मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट का मकसद अब न सिर्फ असम से मिजोरम को अलग कर देने का था, बल्कि वो पूरे मिजोरम क्षेत्र को भारत से आजाद कराना चाहता था। मिजो फ्रंट के लीडर लाल डेंगा ने इसके लिए गुप्त रूप से योजना भी बनाई और इसका नाम रखा ऑपरेशन जेरिको। इस मिशन का मकसद था कि 1 मार्च 1966 तक पूरे मिजोरम को अपने कब्जे में लेकर इसे स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, और हुआ भी बिल्कुल यही। 28 फरवरी 1966 की आधी रात को लाल डेंगा के नेतृत्व वाली मिजो फ्रंट आइजोल पहुंची। पूरे आइजोल शहर का घेराव करते हुए इस गुट के लोगों ने सारे संपर्क मार्गों को बाधित कर दिया। रात 10:30 पर MNF के 1000 से ज्यादा लोग BSF और असम राइफल्स के कैंप पर हमला बोल देते हैं। इसके बाद ये लोग टेलीफोन एक्सचेंज को निशाना बनाते हैं ताकि भारत के साथ सारे कनेक्शन टूट जाएं। मिजोरम की बाहरी मदद के लिए बचा एकमात्र रास्ता सिलचर सड़क को भी मिजो फ्रंट ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके कारण स्थानीय पुलिस और असम राइफल्स को भी इलाके से दूर हटना पड़ा। ऑपरेशन जेरिको के तहत मिजो विद्रोहियों ने सरकारी दफ्तरों को अपने कब्जे में ले लिया। आखिरकार अगले दिन यानी 1 मार्च 1966 को MNF नेता लाल डेंगा अपने मंसूबों में कामयाब हुआ और 12 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी करते हुए लिखा, भारत मिजो लोगों पर शासन करने के लिए अयोग्य है। इसके बाद असम राइफल्स के हेडक्वार्टर से तिरंगा उतरवाकर MNF का झंडा फहराया जाता है और आजाद मिजो देश की घोषणा कर दी गई। आजाद देश घोषित कर देने के बाद पूरे शहर में बुरी तरह से हिंसा फैल गई। गैर मिजोरम लोगों को मारा गया, दुकानें जलाई गई और उनके घरों में आग लगा दिया गया। ये सब कुछ सिर्फ आइजोल में नहीं हुआ, मिजोरम के अन्य इलाके भी लाल डेंगा के इस कदम का शिकार हुए। मिजोरम की आजाद देश घोषित हो जाने के बाद भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई का आदेश दिया। इस समय तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी थी। अपनी पराकाष्ठा पर इस विद्रोह ने भारतीय सत्ता को वो चुनौती दी थी जो नागालैंड, कश्मीर या पंजाब में भी कभी नहीं मिली। स्वतंत्र भारत में भारत सरकार ने अपने ही नागरिकों के खिलाफ वायुसेना से हमला किया था। इस कार्रवाई में सेना के हेलीकॉप्टर भेजे गए। 3 मार्च को सेना ने सिलचर में मिजो पहाड़ियों की तरफ आगे बढ़ी। 5 मार्च 1966 सुबह 11:30 पर आसमान में इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स मंडरा रहे थे। सेना को आइजोल में घुसने में दिक्कत हो रही थी। वहां हेलीकॉप्टर से जवानों को उतारने की कोशिश भी हुई, लेकिन दूसरी तरफ से भारी गोलाबारी के चलते सेना आइजोल में एंटर नहीं कर पाई। सेना अपनी पहली कोशिश में नाकाम रही। मिजो फ्रंट ने भारत सरकार की ओर से भेजे गए हेलीकॉप्टरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद आखिरकार मजबूरन भारत सरकार को स्थिति को काबू में लाने के लिए एयरफोर्स की मदद लेते हुए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। विद्रोह को कुचलने के लिए सुरक्षा बलों ने तमाम जायज और नाजायज तरीकों का इस्तेमाल किया।
दोनों ओर से गोलीबारी में पूरा आइजोल तहस नहस हो गया। विद्रोहियों को तितर बितर करने के बाद सेना ने मिजोरम का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। 3 मार्च से 13 मार्च तक चले ऑपरेशन में 13 लोगों की जान गई। इस ऑपरेशन ने मिजो लोगों में गुस्सा और बढ़ा दिया। आखिरकार इंदिरा सरकार को सफाई देनी पड़ी कि प्लेन से बम नहीं बल्कि राशन और जरूरी सामान गिराया गया था, जिसके कुछ दिन बाद असम विधानसभा के 2 सदस्यों ने घटनास्थल का दौरा किया। तब उन्हें कुछ गोले दिखे जो फूटे नहीं थे। अगले दिन असम विधानसभा में भाषण देते हुए ये लोग बताते हैं, प्रधानमंत्री कह रही हैं कि राशन गिराया गया है, इन बमों को वापस दिल्ली भेजा जाना चाहिए ताकि पता चल सके कि इसे पकाते कैसे हैं। इस घटना ने विद्रोह को और हवा दी। 1967 में भारत सरकार ने ग्रुपिंग पॉलिसी लागू की, जिसके बाद आतंकवादियों का पूरे तरीके से सफाया किया जा सका। एयर स्ट्राइक्स के बाद फौज की कार्रवाई ने इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लिया और आसपास के बॉर्डर को सील कर दिया ताकि पूर्वी पाकिस्तान, चीन या बर्मा से कोई मदद ना आ सके। साथ ही MNF पर बैन लगा दिया गया। इस बीच लाल डेंगा, जो MNF का लीडर था, उसने लंदन में जाकर शरण ली। विद्रोह खत्म करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया। जनरल मानेक शॉ की अगुवाई में एक नया प्लान बना, जिसके तहत 764 में से 516 गांवों को खाली कराकर एक नई जगह पर बसाया गया। यहाँ बसे लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया ताकि लोग किसी तरह की साजिश ना कर पाएं। इन लोगों को नई ID दी गई और रोज इनकी हाजिरी बनाई गई। इसके बाद विद्रोह पर काबू पाया गया, लेकिन अभी भी मिजो नेशनल आर्मी ने हथियार नहीं डाले थे, जिससे विद्रोह की संभावना बनी हुई थी। हालांकि अगले 1.5 दशक तक शांति बनी रही। फिर 80 के आसपास लाल डेंगा, जो लंदन में बसा था, उसने भारत सरकार से वार्ता की कोशिश शुरू की। इंदिरा गांधी की 2 शर्तें थीं। पहली कि MNF हथियार डाल दे और दूसरी ये कि जो भी समझौता होगा वो भारतीय संविधान के अनुरूप होगा। लाल डेंगा ने शर्तें मान ली। 31 अक्टूबर 1984 को लाल डेंगा और इंदिरा के बीच बातचीत होनी थी, लेकिन उसी दिन इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इसके बाद राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनते ही इस पर काम शुरू हुआ। सितंबर 1985 में बातचीत हुई। अक्टूबर 1985 में 750 MNF विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया। 30 जून 1986 को राजीव गांधी और MNF के बीच ऐतिहासिक मिजो शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। मिजो शांति समझौते की गिनती दुनिया भर में सशस्त्र विद्रोह को कागज कलम से खत्म करने की सबसे सफल कोशिश मानी जाती है। उससे 1 साल पहले पंजाब और असम में भी शांति समझौते हुए थे, लेकिन इन सब की तुलना में मिजोरम का समझौता एक अद्भुत सफलता साबित हुआ। शांति समझौते पर दस्तखत होते ही विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। मिजोरम राज्य बन गया, चुनाव हुए, कल के विद्रोही सत्ता पर काबिज हुए। लाल डेंगा मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री बने और हिंसा प्रतिहिंसा का सिलसिला बंद हो गया। आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांत राज्य है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में, यानी साल 1987 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइड टू लाइफ। नमस्कार।